हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन पार्ट खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो द चैप्टर नेम इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो मतलब यहाँ पर हम थ्री फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम थ्री फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क। वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। तो क्लास जब मैं वर्क कहता हूँ तो हमें समझ में आता है वर्क मतलब क्या होता है, काम करना। ओके, जैसे कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज योर फादर और एज योर मदर, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जिसकी उनको सैलरी भी मिलती है, राइट। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क नहीं होता है। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होता है, हमें उस चीज को समझना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, फिजिक्स के हिसाब से वर्क किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ बॉडी, ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसको एक सरफेस के ऊपर रखा गया है लाइक दिस। ओके, और इस बॉडी को सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड and this is a person like this who is pulling this body like this. Okay, ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को खींच रहा है स्ट्रिंग्स के थ्रू, है ना। और यहाँ पर ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रही है, स्ट्रिंग एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस बॉडी को खींच रहा है विद अ स्ट्रिंग। सो कैन आई से दैट दिस पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एफ डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। इस फोर्स की वजह से क्या हो गया, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी खिसक के आगे की तरफ आ गया, एज यू कैन सी हियर। इसने फोर्स अप्लाई किया था, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी कहां पर आ गया, आगे की तरफ आ गया लाइक दिस। करेक्ट, यहां पर ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है मे विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एज यू कैन से दैट यहां पर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा उसकी बात करते हैं। पहले आप ये समझो, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिस फोर्स ने एक बॉडी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट बना दी है, तभी ही वर्क डन होगा। ओके, इफ दिस फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बताने का मतलब है, अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी ही वर्क डन कहा जाएगा, वरना वर्क डन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर आई विल से दैट सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if there is displacement, if there is displacement of the body, of the body when the force applied on it, when the force applied on it। वर्क तभी बोला जाएगा जब बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट होगा, जब बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट होगा कभी, जब आपने उस बॉडी पे ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तभी ही वर्क डन होगा, वरना वर्क डन नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो ये तो समझ में आ गया वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन कभी कहा जाता है कभी नहीं कहा जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा दैट वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट क्लास रिमेंबर, आपको ये फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो कौन सी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब मान लेते हैं हम ये एक्स एक्सिस है हम हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये जो फोर्स है इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्स कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये फोर्स को मैंने रिजोल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस अनदर अलोंग वाई एक्सिस लाइक दिस। सो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट हमारा बन गया
एफ कॉस थीटा और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट हमारा बन गया एफ साइन थीटा। करेक्ट, क्लियर, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्लास लिसन केयरफुली, हम वो वाली कंपोनेंट लेंगे फोर्स की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मतलब फोर्स की वो वाली कंपोनेंट लेनी है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। एक्स एक्सिस पे कौन सी कंपोनेंट लाई कर रही है, एफ कॉस थीटा। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट वर्क डन का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। इट्स वेरी सिंपल, है ना। हम फोर्स की वो वाली कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सी कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर कैन आई राइट दिस इक्वेशन दैट वर्क डन इज नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा। Okay, so therefore I will say that work done is equals to F bar dot S bar, as we know that A bar dot A bar is equals to AB cos theta होता है, हमें पता है ये चीज, है ना। A bar dot B bar is equals to AB cos theta, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर FS cos theta था तो इसको हमने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया। करेक्ट, इसका मतलब वर्क डन क्या है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो इससे हमें एक और चीज भी क्लियर होती है क्लास, है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है बाकी दो फिजिकल क्वांटिटीज पे, किस तरीके से, बाय डॉट प्रोडक्ट, बाय डॉट प्रोडक्ट, है ना। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो इससे समझ में आता है कि आपका जो वर्क डन है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जो आपको थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो चलो हमें वर्क डन का फॉर्मूला भी पता चल गया, दैट इज एफ बार डॉट एस बार। वर्क डन कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो भी हमें पता चल गया। अभी हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। सो क्लास लेट्स सी द एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज, अब जैसे कि आप यहां पर देखोगे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। सो आप बोल सकते हो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, या फिर आप जूल भी कह सकते हो, जे। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर और यू कैन से जूल। चलो हम इसके डायमेंशंस भी बना लेते हैं। सो द डायमेंशंस ऑफ द वर्क डन, हमें पता है न्यूटन की डायमेंशन क्या होता है, L⁻⁴ m⁻⁴ एंड T⁻⁻², एंड मीटर का डायमेंशन इज L⁻⁴। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, L⁻² m⁻⁴ एंड T⁻²। सो दैट इज योर आंसर। सी हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो प्लीज आप इसको कॉपी करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Write down next part, important points. I'll give you some important points on the work done. ठीक है, so let me rub this part and we will discuss some important points that you need to remember. Important points, or you can say important tips. Okay, so the first point, let's talk about the first point. What is the first point? Whenever for a given force, a work done is calculated, then it is not necessary that force is the cause of displacement. Very important point. Okay, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ।
whenever for a given force a work done is calculated and it is not necessary that force is the cause of displacement. Okay, इसका मतलब समझते बच्चों, देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है, लेट्स से हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को पकड़ के उठाने वाले हैं, लाइक से इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आ गया, लाइक दिस। हमने इस ब्लॉक को एक डिस्प्लेसमेंट दे दी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने इस ब्लॉक को पकड़ के ऊपर लेके आ गया, सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, है ना। ये फोर्स ब्लॉक पे अप्लाई किया गया था, हमने ये फोर्स अप्लाई की थी ब्लॉक पे, दिस फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, यही फोर्स जिम्मेदार था ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स भी तो लग रहा था, दैट इज द फोर्स mg, और वो यहां पर भी लग रहा होगा, सी दिस इज द mg फोर्स। तो अगर आप वर्क डन इस फोर्स की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्लास, अगर आप वर्क डन इस फोर्स की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फोर्स जिम्मेदार नहीं था ये डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए, करेक्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार था, ये फोर्स F जिम्मेदार था। तो अगर आपको पूछा गया फाइंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो क्लास ध्यान से देखोगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, करेक्ट। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स सी mg नीचे की तरफ है, हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम वेट लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जिस फोर्स के साथ खींचता है वो mg होता है ना। ग्रेविटी जिस जो भी बॉडी पे फोर्स लगाता है वो फोर्स कौन सा है, mg। तो F की जगह सबसे पहले तो आप mg लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, S की जगह डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपर डायरेक्शन, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, अपर डायरेक्शन, और जो फोर्स की डायरेक्शन है mg दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 180। सो राइट डाउन दिस इज cos 180, cos 180 का वैल्यू हमें पता है -1 होता है, सो वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज -mgs, दिस इज द वैल्यू। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, मैं आपको इसकी कंडीशंस भी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि वर्क डन कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी जीरो होता है, ठीक है। तो आप पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज वेरी कंपलसरी। सो वेन एवर फॉर अ गिवन फोर्स अ वर्क डन इज कैलकुलेटेड, जैसे कि यहाँ पर इस फोर्स के लिए मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना था, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट फोर्स इज द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि जो फोर्स के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो वो फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट बना होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट नंबर 2, सो लेट मी रब दिस पार्ट। ओके, पॉइंट नंबर 2, work done, write down, work done for a given interval, work done for a given interval, और बात कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट, work done for a given interval or displacement, there is no instantaneous work done, there is no instantaneous work done, like instantaneous velocity, like instantaneous velocity, or you can say instantaneous acceleration, whatever. So work done for a given interval or displacement, there is no instantaneous work done like instantaneous velocity। इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन के केस में ऐसा नहीं होता क्लास कि इंस्टेंटेनियस वर्क डन क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन वर्क डन के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हमेशा क्या देखता है, फॉर अ गिवन इंटरवल, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दैट दिस इज द पोजीशन ए एंड दिस इज द पोजीशन बी, वर्क डन को सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसके ऊपर फोर्स कितना लगा है। देयर इज नो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इंस्टेंटेनियस वर्क डन बताओ बताओ इसी इंस्टेंट पे वर्क डन क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है विच यू नीड टू रिमेंबर। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे।
फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन डज नॉट, सॉरी, work done does not depend on the type of motion, on the type of motion, work done type of motion पे depend नहीं करता है। type of motion बोलने का मतलब क्या हुआ, that motion is in constant velocity, motion is in constant velocity होगा, या फिर accelerated motion होगा, accelerated motion होगा, like these things, ओके। तो यहाँ पर वर्क डन इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि मोशन किस तरीके का है, कांस्टेंट वेलोसिटी के मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या फिर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, या फिर जो बॉडी के पास एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या फिर रिटार्डेशन है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ऐसी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क डन के केस में सिर्फ हमारा इंटरेस्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, हमारा इंटरेस्ट किस पे होता है, फोर्स एंड displacement पे। So this is a very important third point. For a particular displacement, work done does not depend on the type of motion, that is motion is in constant velocity, accelerated motion, okay, so इन factors पे depend नहीं करता है। Next, fourth point, so for a fourth point, for a particular displacement, for a particular displacement, work done does not depend on the time, does not depend on the time, वर्क डन टाइम फैक्टर पे भी डिपेंड नहीं करता है। मीन्स वॉट, इफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके थे, ओके, इफ व्हाट हैपेंस, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, देखो ये इस सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आया, मतलब सेंटर ऑफ मास का ये लाइन ऑफ मोशन है। अगर इस ब्लॉक को आप ऐसे घुमा के भी लेके जाते या फिर ऐसे घुमा के भी लेके जाते, करेक्ट, तो ऑब्वियसली, और यहाँ फिर आप बोल सकते हो इस ब्लॉक को आपने बहुत स्लोली मूव किया है, बहुत स्लोली, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस ब्लॉक को ए से बी तक पहुंचाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो दोनों केसेस में, लाइक केस वन में यहाँ पर जब आप ये ब्लॉक ए से बी तक पहुंचा है फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड में, और इन द सेकेंड केस ये ब्लॉक ए से बी तक पहुंचा है इन 10 सेकेंड में, तो वर्क डन दोनों केसेस में सेम होता है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। वर्क डन में टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे कितना भी टाइम ले लो ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। whenever a several force acting on a body, whenever a several force acting on a body, then the work done, then the work done for a given force, for a given force, for a particular displacement, for a particular displacement is independent of the other forces, is independent of other forces, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, whenever a several force acting on a body, then the work done for a given force for a particular displacement is independent of the other forces, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक ए से बी तक आया है, इस ब्लॉक में ये फोर्स 20 न्यूटन का है अज्यूम करते हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर का है। सो इस केस में जो वर्क डन होगा, वी नो द फॉर्मूला, इट इज एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट। एफ की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, और फोर्स, सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू 0 है, तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, 20 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 40 इंटू 1, दैट इज 40 जूल्स, ओके। अब अभी मतलब मान लो ये जो ब्लॉक था ये आपका 1 kg का ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक था ये कितने kg का था, 1 kg का। तो ऑब्वियसली mg का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन,
जो वर्क डन होगा इस सेकंड केस में, वर्क डन बाय द ग्रेविटी यू कैन से, फोर्स कितना है 10 न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का, जैसे कि हमने पहले देखा है mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180। सो 10 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 20 एंड कॉस 180 इज -1, सो ये हो गया -20 जूल्स सीएफ। मतलब जो वर्क डन इस फोर्स की वजह से था, वर्क डन जो भी इस फोर्स की वजह से था, इस फोर्स का कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं आएगा। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे फॉर अ गिवन फोर्स एफ, तो दैट वर्क डन, आपने इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये फोर्स इंडिपेंडेंट होता है उस पर, ठीक है, मतलब इस फोर्स का कोई भी इफेक्ट इस कंडीशन में नहीं आएगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये जो mg फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस फोर्स का इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। और जब आप वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, तो उस केस में इस फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जब आप किसी भी फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो और बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो बाकी फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इट इज इंडिपेंडेंट। सो यही आपका 5th पॉइंट है, वेन एवर अ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द वर्क डन फॉर अ गिवन फोर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। So these are the some important points that you need to remember, okay, for this entire chapter as well as for 2 years or long you can say, है ना। तो ये पांचों पॉइंट आप कॉपी कर लो फटाफट, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस। I hope you copied down this. So let's move to the next topic. Write down next topic, that is nature of work done. तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पता करना है व्हाट इज नेचर ऑफ द वर्क डन। मतलब क्या होगा, वर्क डन कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा और कभी जीरो होगा, तो ये चीज का हमें पता लगाना है। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जाने वाला है, सो प्लीज राइट डाउन। ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन। ओके गाइस, नेचर ऑफ वर्क डन पे जाने से पहले देखो, हमें क्या पता करना है, पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है और एक जीरो वर्क डन होता है। जीरो वर्क डन का तो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन का और नेगेटिव वर्क डन का। वर्क डन का क्लास जनरल फॉर्मूला क्या है, इफ वी विल सी, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, करेक्ट। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो जो कि दोनों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं बस। फोर्स भी पॉजिटिव में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में होगा। तो सवाल आता है कॉस थीटा का, यही कॉस थीटा आपका कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो जाएगा, या फिर कभी जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता करना, इसी कॉस थीटा की वजह से ये जो वर्क डन होता है ये पॉजिटिव कहलाता है, ये जो वर्क डन होता है ये नेगेटिव कहलाता है, ये जो वर्क डन होता है वो जीरो भी कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता करनी है कि कॉस थीटा कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी कभी नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ब्लॉक वी हैव, ठीक है, चलो ब्लॉक की बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर ये ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर रखा गया और हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ओके, बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू दैट, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपने ये पढ़ा होगा, डेफिनेटली आई नो दैट, है ना, और बाकी सारी नेगेटिव होती है। मतलब यहाँ पर कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉसेक, सॉरी नॉट कॉसेक, कॉस, सो कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ कॉस की बात करूं, हम किसकी बात कर रहे हैं प्लस, हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, और यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है, करेक्ट। तो इससे समझ में आता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव कहां पर होगा, ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा एंगल है ना, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, है ना। थीटा जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होगा, तभी तो हमें थीटा क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, जिसकी वजह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है
अगर cos थीटा को पॉजिटिव रखना है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए आपका थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी आपका पॉजिटिव वर्क डन आएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि क्लास देखो, यहाँ पर ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स F लगाया था। लेट्स से दिस इज फोर्स F1, हमने मान लिया ये फोर्स F1 है। तो इस ब्लॉक का कुछ देर के बाद आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ब्लॉक के पास देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और यहाँ पर आ गया कुछ देर के बाद, और इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा था, F1। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ये F1 कितनी एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट S है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के लिए करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। तो F1 का वैल्यू है, मतलब मान लो 10 न्यूटन, थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से √2 मीटर। तो इस केस में अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करने बोला गया है, सो वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज √2 मीटर, एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा मींस cos 45, करेक्ट। cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नो दैट इट इज 1/√2, सो √2 एंड √2 गेट कैंसिल। तो हमारा आंसर देखो वेरी सिंपल, 10 जूल्स आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 10 जूल्स। अरे बहुत सिंपल है। तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। अब बात करेंगे नेगेटिव वर्क डन की। किसकी बात करेंगे हम, नेगेटिव वर्क डन की। तो क्लास आप जब देखोगे नेगेटिव वर्क डन के लिए जो थीटा का वैल्यू है, सबसे पहले थीटा छोड़ो, कॉस थीटा देखो। कॉस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, है ना। कॉस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो क्लास फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से चालू होता है और यहाँ पर खत्म होता है, मतलब ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से, जब आप ये एंगल देखोगे तो ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल देखोगे तो 180 डिग्री है। मतलब आपका जो थीटा का वैल्यू है वो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, है ना। थीटा का जो वैल्यू है वो 90 और 180 के बीच में होगा, तभी तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, क्लियर, है ना। सो यहाँ पर मैं बात करूंगा दैट 90 डिग्री से आपका थीटा का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री के इक्वल होगा तो भी चलेगा, लेस देन होगा तो भी चलेगा, तभी ही आपका जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सी हियर, यहाँ पर मतलब मान लेते हैं हम एक और फोर्स है, लाइक दिस इज वन ऑफ द फोर्स, एक और फोर्स है। ये जो फोर्स है ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ये कितने न्यूटन का फोर्स है, लेट्स से 20 न्यूटन का फोर्स है। चलो 20 नहीं लेते, 20 ज्यादा हो जाएगा, 5 न्यूटन ले लेते, 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बना है वो √2 मीटर है, और यहाँ पर मैं बात करूंगा दैट दिस एंगल, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 135 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया, क्लियर, ओके। सो नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, नेगेटिव वर्क डन कैसे निकलता है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। व्हाट इज द फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज √2, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितनी एंगल बना रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ 135 डिग्री के एंगल बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नाउ क्लास वी नो दैट इट इज 5√2 कॉस 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 45, है ना, कॉस 180 माइनस 45, एंड वी नो दैट व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा। बताओ क्लास व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज, सॉरी, cos pi minus theta is cos theta minus cos theta, so minus cos theta। see ये cos है and this is pi minus theta, right। cos pi minus theta का फॉर्मूला क्या होता है, minus cos theta होता है ना। 180 डिग्री इज योर पाई, राइट, एंड 45 इज योर थीटा, सो इट बिकम्स माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू ऑफ cos 45 is 1/√2, so √2 get cancelled, so minus 5 Newton is your answer। see in this way you need to calculate, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेगेटिव वर्क डन। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन की। स्पेस नहीं है, ओके मैं हाँ यहीं पे लिख देता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट जीरो वर्क डन। कभी बॉडी जीरो वर्क डन करता है मतलब काम नहीं करता है फिजिक्स के हिसाब से,
जीरो वर्क डन के लिए क्लास समझ में आता है कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा तभी तो वर्क डन जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा पे ही डिपेंड करता है। हाँ, अगर फोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। चलो पहले हम बात करते हैं सी क्लास। अगर फोर्स नहीं है, मतलब किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो ऑब्वियसली, तो उस बॉडी पे डिस्प्ले वर्क डन तो होगा ही नहीं, करेक्ट। अगर यहाँ पर ऐसा बहुत सिचुएशन होता है, ऐसा बहुत बार सिचुएशन होता है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सपोज दिस इज अ वॉल, ये कोई दीवार है ना, एंड इफ देयर इज अ पर्सन हु इज पुशिंग दिस वॉल, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुद हूँ, मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, तो मैं तो फोर्स तो लगा रहा हूँ ना। क्या डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, ये बोर्ड की कोई भी डिस्प्लेसमेंट थी नहीं। तो इसका मतलब फोर्स तो होगा, लेकिन ऐसी बहुत सिचुएशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो क्या उस केस में वर्क डन होता है? नहीं, उस केस में वर्क डन नहीं होता, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही बोला गया है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है तभी ही वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। तो इससे समझ में आता है कि फोर्स अगर आपने अप्लाई किया और फिर भी बॉडी के पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है फिर भी वर्क डन जीरो हो जाता है। कैसे? फिर ये एंगल काम करेगा आपके लिए। कॉस थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। और हमें पता है कॉस थीटा जीरो कभी होता है क्लास, कॉस थीटा जीरो कभी होता है? कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो मतलब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, दो जगह कॉस कॉस की वैल्यू जीरो होती है, एक कॉस 90 पे और एक कॉस 270 पे भी। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 हो गया या फिर 270 हो गया, तभी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तभी कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 270 भी जीरो होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो ब्लॉक है, मतलब मान लो 2 kg का ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है, दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट कितना हो गया? 20 न्यूटन का वेट हो गया, है ना, mg, राइट। 20 न्यूटन का वेट हो गया, जी में 10 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था लाइक दिस। तो जब यहाँ पर आप एंगल नोट करोगे, दिस एंगल, ये वाली जो एंगल है, ये कितना एंगल हो गया? ये 270 डिग्री का एंगल हो गया। तो मैं यहाँ पर अगर वर्क डन कैलकुलेट करने जाऊँ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो ये फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास √2, लेकिन एंगल हमारा 270 है। कॉस 270 का वैल्यू जीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो गया। तो यही फैक्टर्स आपको याद रखने हैं क्लास, कभी वर्क डन जीरो होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ ये रूल फॉलो करो कि जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगा वर्क डन नेगेटिव होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 या फिर 270 होगा तभी वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि कॉस थीटा नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, तो हम 180 से 270 के लिए क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि क्लास मोस्टली फिजिक्स में आपको हमेशा 0 से 180 डिग्री के बारे में ही बातें की जाएगी। आप लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फिजिक्स में आपको हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही एंगल दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन टू द नेक्स्ट वन क्लास। आई होप यू कॉपी डाउन दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So let me rub this part. ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वर्क डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसको एक प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ कार्ट, ये कोई कार्ट है जो इस रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ कार्ट विच इज मूविंग ऑन द रोड। देयर आर द टू पर्सन, दिस इज पर्सन ए and this is person B. One is on the ground and another is on the cart. Okay,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक बॉक्स ले लिया, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, ये हमने एक बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स का जो वेट होगा वो 20 kg होगा, ठीक है, मास जो होगा वो 20 kg होगा। नाउ व्हाट हैपेंस क्लास, हमने क्या किया, इस कार्ट को एक फोर्स दिया F, एक फोर्स मैंने इस कार्ट के ऊपर अप्लाई किया। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज 10 न्यूटन एग्जाम्पल के लिए। ओके इस फोर्स की वजह से ये पूरा कार्ट मूव करने लगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक भी मूव करने लगा, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पर आ चुका होगा, लाइक दिस, यहाँ पर कहीं पे आ चुका होगा, एंड दिस इज द पर्सन बी। तो ए के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट्स से इस ब्लॉक ने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के अकॉर्डिंग इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, कॉस, as we know that force and displacement are parallel to each other, so theta का वैल्यू हो गया 0, cos 0 वैल्यू इज 1, 10 into 2 comes out to be 20 joules। तो वर्क डन with respect to the person A, work done by on the block with respect to the person A कितना है 20 joules का वर्क डन है, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट। अब बात करेंगे B के रिस्पेक्ट में। जब हम B को देखेंगे, when this person B sees the block, अब क्योंकि पर्सन और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहा है ना, तो बी के लिए सी बी का जो भी स्पीड होगा उतना ही स्पीड ब्लॉक का होगा, क्योंकि दोनों कार्ट पे लाई कर रहा है। मतलब मान लेते हैं चलो बी का स्पीड है वी बी और ब्लॉक का स्पीड है वी ब्लॉक, ये दोनों स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जिसकी वजह से इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी जीरो होगा। एज वी नो दैट इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो देन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो जीरो। तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कभी मूव हुआ ही नहीं, है ना, बी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कभी मूव हुआ ही नहीं, ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पेन, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ओके, और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ पेन भी मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने ग्राउंड पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया तो पेन ने भी 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये पेन मूव नहीं कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे और पेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कभी मूव किया ही नहीं। अगर ब्लॉक कभी मूव किया ही नहीं बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्क डन बाय द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बी इज नथिंग बट जीरो, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, जीरो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, जीरो है। क्लियर, क्योंकि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कभी मूव हुआ ही नहीं, मतलब बी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, जिसकी वजह से वर्क डन बाय द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द बी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि वर्क जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सो वी विल राइट डाउन वन कंक्लूजन स्टेटमेंट। क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन देंगे वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस देन विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। It's time to solve the numericals। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। A constant force F bar is equals to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap acts on a particle displacing it from position r1 bar which is equals to minus I cap plus j cap minus 2k cap meter to a new position r2 bar which is equals to I cap minus j cap plus 3k cap meter। Find the work done by the force। Okay, मतलब there is a particle which is present over here initially at position A, इसको खिसका के वो कहाँ पर लेके आ गया, B पे लेके आ गया। So the displacement of the particle, when we make a displacement of the particle, so this is the displacement of the particle from A to B like this is the displacement,
सो यहाँ पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम किसकी मदद लेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो कौन सी ट्राइंगल के लिए, ओ ए बी के लिए। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैन आई राइट दैट R2 बार इज इक्वल्स टू R1 बार प्लस S बार, है ना। सो therefore I will write down S bar is equals to R2 बार माइनस R1 बार, जिसकी वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ R2 बार, value of R2 bar is I cap minus J cap plus 3K cap. So I cap minus J cap plus 3K cap. And the value of R1 bar, it's minus I cap plus J cap minus 2K cap. Okay. So these are the values. अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. So I cap minus minus become plus. So I cap plus I cap becomes 2 I cap minus J cap minus plus become minus. So minus J cap becomes minus 2 J cap. 3K cap minus minus become plus, so 3K cap plus 2K cap becomes 5K cap. So that is the displacement of the particle. और जैसे कि हमें पता है फोर्स हमें दिया गया है 3I cap plus 2J cap plus 2K cap, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन. सो वी नो द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स is 3I cap plus 2J cap plus 2K cap, and the value of displacement it's 2I cap minus 2J cap plus 5K cap. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, उनको मल्टीप्लाई करना है. सो 3 2 6, 2 into -2 -4, 2 into 5 becomes 10. So 6 minus 4, 2, 2 plus 10 becomes 12. So the work done comes out to be 12 joules. Very simple question. Please copy down, then we'll do the next one. Let's solve the next question. Again, very interesting question. So the question is, three constant forces F1 bar is equals to 2I cap minus 3J cap plus 2K cap, and F2 bar which is equals to I cap plus J cap minus K cap, and F3 bar is equals to 3I cap plus J cap minus 2K cap in Newton displaces a particle from 1 comma minus 1 comma 2 to minus 1 comma minus 1 comma 3 and then to 2 to 0. Displacement being measured in meters. Find the total work done by the forces. Okay. तो एक पार्टिकल है जिसपे ये तीनों फोर्सेस एक साथ लग रही है. ओके. और उस पार्टिकल का बोला गया है कि उस पार्टिकल को कैसे मूव करवाया गया है. उस पार्टिकल को सबसे पहले 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 से माइनस 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3 पे लेके आए, और उसके बाद यहाँ से इस पार्टिकल को 2 कॉमा 2 कॉमा 0 पे लेके गए, लाइक दिस. कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस किया करवाया पार्टिकल को, ठीक है. तो यहाँ पर जब डायग्राम में देखेंगे तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी. सो हम यहाँ पर दिस इज माय R1 बार, इसको साइड में बना देते हैं. सो दिस इज माय R1 बार, और इस पार्टिकल की फाइनल पोजीशन ये थी. सो दिस इज योर R2 बार, फाइनल पोजीशन, ठीक है. तो इसका मतलब जो पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज दिस वन विच इज S बार. दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. तो क्लास R2 बार का जो वैल्यू है, सबसे पहले हम R2 बार की वैल्यू लिख देते हैं. R2 बार का जो वैल्यू होगा वो होगा 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 0K कैप. वहीं R1 बार का जो वैल्यू होगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज 1I कैप माइनस 1J कैप प्लस 2K कैप. तो हमें पता है अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस ट्राइंगल का मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ले लूंगा. अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R2 बार इज इक्वल्स टू R1 बार प्लस S बार. तो अगर मुझे S बार पता करना है तो ये क्या होगा, R2 बार माइनस R1 बार, मतलब R2 बार की वैल्यू को R1 बार से माइनस करना है. तो ऑब्वियसली इनको माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 1I कैप, 2 माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 2 प्लस 1 बिकम्स 3J कैप, 0 माइनस 2 बिकम्स माइनस 2K कैप. ये मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन किया है. अगर आप चाहो तो इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स. फोर्स क्या होगा, इन तीनों का एडिशन होगा, क्योंकि उस बॉडी पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फोर्स को ऐड करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ F1 इज दिस वन एंड द वैल्यू ऑफ F2 एंड द वैल्यू ऑफ F3. मैं डायरेक्ट इनको ऐड करके लिख रहा हूँ. 2 प्लस 1 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 6I कैप, माइनस 3 प्लस 1 कम्स आउट टू बी माइनस J कैप, 2 माइनस 1 माइनस 2 विच कम्स आउट टू बी माइनस K कैप. तो ये आपका वैल्यू हो गया फोर्स का. अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हमें पता है फोर्स लो और डिस्प्लेसमेंट लो और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो. तो फोर्स का वैल्यू कितना है, इट इज 6I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, एंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज I कैप प्लस 3J कैप
एंड माइनस 2k क्या है। तो आपको पता है इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट ऑफ i को कोएफिशिएंट ऑफ i से मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ j को कोएफिशिएंट ऑफ j से मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ k को कोएफिशिएंट ऑफ k से मल्टीप्लाई करना है, बाद में सबको ऐड करना है। So 6 into 1 comes out to be 6, minus 1 into 3 becomes minus 3, minus 1 into minus 2 becomes plus 2. So 6 minus 3 is 3, 3 plus 2 comes out to be 5. So your work done is equals to 5 joule in this case. Very simple question. Please copy down, then we'll move to the next question. Let's move to the next question. Again, there is very interesting question. So let me read the question. Question is a block of mass 10 kg slowly slide up on a smooth incline of inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meter if the driving force is applied. Sub question A parallel to the incline and sub question B in the horizontal direction. Okay, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये जो फोर्स F अप्लाई किया है ये दो तरीके से अप्लाई किया गया है। इन द सब क्वेश्चन ए इट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड इन द सब क्वेश्चन भी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया गया। तो हम दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे वन बाय वन। अच्छा, ये फोर्स लगाने की वजह से इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हो गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑन द ब्लॉक इज 2 मीटर, मतलब कुछ देर के बाद ये ब्लॉक यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट था, द डिस्प्लेसमेंट ऑन द ब्लॉक, as I will say that the displacement of the block, this is the displacement of the block, that is 2 meter, correct? Okay, fine. तो यहाँ पर ये ब्लॉक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एज वी नो दैट इफ द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा। नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी की, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 कैसे आया। इसका खुद का वेट होगा सबसे पहले, इसका मास है 10 kg, तो इसका वेट हो गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी perpendicular to the incline and another will be parallel to the incline like this. This is 100 sin theta and another is the normal reaction n. Okay, so if I'll talk about इस ब्लॉक का नेट फोर्स तो 0 आ रहा है। सो इफ दिस ब्लॉक हैविंग अ नेट फोर्स 0, सो कैन आई से दैट f minus 100 sin theta is also equals to 0, क्योंकि इस ब्लॉक का नेट फोर्स तो f minus 100 sin theta होगा ना। आई एम टॉकिंग इन x डायरेक्शन, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, ये समझ में आता है क्योंकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f minus 100 sin theta, सो f minus 100 sin theta which is equals to 0। सो f का वैल्यू कितना हो गया, इट इज 100 sin theta एंड द वैल्यू ऑफ sin theta, थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 है। सो कैन आई राइट 100 इंटू साइन 37 का वैल्यू, वी नो दैट इट इज 3/5, करेक्ट। सो 5 1 जा 20 जा 20 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। ओके, तो अगर अभी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है क्लास, फोर्स की वैल्यू है 60 न्यूटन, अभी निकाला हमने। डिस्प्लेसमेंट है 2, theta is the angle between the force and displacement, as we know that force and displacement both of them are acting in the same direction। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1, 62 सा कम्स आउट टू बी 120। सो द वर्क डन जो किया गया है वो 120 जूल्स का वर्क डन किया गया है। ठीक है, सो 120 जूल्स का वर्क डन हो चुका है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में बोला था कि ये जो फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया गया है। सो लेट मी ड्रॉ द अनदर डायग्राम फॉर यू गाइस। So suppose if this is a wedge, inclined plane you can say, so ये आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया था इट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस वे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है एफ। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइन है विच इज अ 2 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है लाइक दिस, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका खुद का वेट दैट इज 100 न्यूटन which is resolved into two components. One will be in this way, that is 100 cos 37, and another will be in this way, that is 100 sin 37. After that there will be the normal reaction, that is n.
है ना। इस फोर्स को भी हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड अनदर विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये cos sin 37 है, मैं इसको रब करके थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, नहीं तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दिस वन इज 100 sin 37, ओके। चलो, यहाँ पर आप देखोगे इफ दिस इज एंगल 37 डिग्री ना, तो बाय ज्योमेट्री यू विल फाइंड दैट दिस एंगल विल बी 37 डिग्रीज, करेक्ट। तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया f cos 37 और ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया f sin 37। अगेन आई विल से दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आ रही है, नेट फोर्स जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम नेट फोर्स देखेंगे तो f cos 37 and minus 100 sin 37. So I will write down f cos 37 minus 100 sin 37 which is equals to 0, है ना। f cos 37 minus 100 sin 37 which is equals to 0. So therefore I will write down f cos 37 is equals to 100 sin 37. What is the value of 100 sin 37? 100 sin 37 value is 3 by 5 and cos 37 value is 4 by 5. Pi and 5 get cancelled. 4 ones are 25 are 25 into 3 comes out to be 75. So F का वैल्यू जो आ रहा है वो 75 न्यूटन आ रहा है। सो ये जो फोर्स आ रहा है ये हमें कितना आ रहा है, 75 न्यूटन आ रहा है। नाउ क्लास लिसन इट वेरी केयरफुली, ये जो फोर्स है हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा लाइक दिस। सो ये जो फोर्स है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो ब्लैक लाइन से बनाया ना मैंने, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ऑब्वियसली दैट इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइन। सो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, थीटा इज 37 डिग्री, तो जिसकी वजह से इन द सेकेंड केस वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू आ रही है हमें 75, डिस्प्लेसमेंट है 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, सो कॉस 37। सो ये हो गया 75 इंटू 2 कॉस 37 का वैल्यू वी नो दैट इट इज 4 बाय 5, सो 5 वन जा सॉरी 5 5 are 25, okay, 15 2s are 30 and 30 into 4 comes out to be 120 joules, clear। तो यहाँ पर भी आपका जो वर्क डन था वो कितना था, 120 joules in both the cases। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, अभी हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला चीज़ है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। चलो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज अ सरफेस, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ग्राउंड सरफेस यू कैन से, और दिस ग्राउंड सरफेस आई विल ट्रीट एज माय एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर द ग्राउंड सरफेस आई विल ट्रीट दिस एज माय वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन है। सपोज यू हैव वन बॉल, आपके पास एक बॉल है यहाँ पर, दैट दिस इज द बॉल which is kept on the ground surface whose initial distance is xi from the origin, whose initial distance is xi from the origin, okay। इस बॉल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, दिस इज द फोर्स यू अप्लाइड ऑन द बॉल, ठीक है। इस फोर्स, ये जो फोर्स होगी क्लास, ये आपकी वेरिएबल फोर्स है, रिमेंबर ये कौन सी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, मतलब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये घड़ी घड़ी बदल रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स की वजह से आपका जो बॉल था उसने जो डिस्प्लेसमेंट ले लिया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, और यू कैन से द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्स एफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना था बॉल का, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज दिस वन, करेक्ट। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है आप बॉल का वो ये है ना, हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा देता हूँ दैट दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्स है। हमें पता है ये वाली जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, लेट्स से ये जो फोर्स है इसकी इक्वेशन हमें दी गई है दैट दिस इज एक्स प्लस टू, ये क्या दिया गया हमें, एक्स प्लस टू दिया गया है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द यू कैन से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल, उस बॉल की एट एन इंस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, एट एन इंस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जब बॉल पोजीशन ए पे है,
जब बॉल कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन ए पे है, तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब मान लेते हैं 2 है, ठीक है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एफ इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, 2 + 2 कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन। तो जब बॉल पोजीशन ए पे तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कुछ देर के बाद ऐसे होगा कि बॉल अपनी नई पोजीशन पे आ जाएगा एट पोजीशन बी। ओके, तो इस पोजीशन पे बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, लेट्स से ये जो एक्स है दिस इज अ 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका अभी 3 हो गया। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट f इज इक्वल्स टू 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो अभी जो उस बॉल के ऊपर फोर्सेस लग रहा है वो कितना न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस बॉल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा दैट दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, जैसे जैसे बॉल अपनी पोजीशन बदलते जाएगा फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इस केस में अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है क्लास, सो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, दिस इज द फॉर्मूला ओनली फॉर द कांस्टेंट फोर्स। ये फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए बना ही नहीं है, ये फॉर्मूला किसके लिए बना है, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए बना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो फोर्स बदल रहा है घड़ी घड़ी, जब बॉल ए से सी पे आएगा तब फोर्स बहुत बदल चुका होगा, है ना। तो हम क्या ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, सो द क्वेश्चन इज हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कैसे, तो क्वेश्चन क्या है कि ये फॉर्मूले को अगर यूज करना है तो कैसे करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये फॉर्मूले को अगर यूज करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। हमारा सबसे पहला कंडीशन है फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, फोर्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्लास ध्यान से देखो, जब बॉल पोजीशन ए पे था, ठीक है, बॉल जब पोजीशन ए पे था तब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कितने का फोर्स लग रहा था, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। कितने का फोर्स लग रहा था, 4 न्यूटन का। और ए पे बॉल की पोजीशन क्या थी, द पोजीशन ऑफ द बॉल इज 2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब मतलब मान लो बॉल हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, ए से बहुत ही माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हुई बॉल की। ओके, वो माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो x का वैल्यू, x की वैल्यू में कितना चेंज आ गया, 2.01 मीटर का चेंज आ गया। x की वैल्यू में कितना चेंज आ गया, 2.01 मीटर। मतलब ये 2 मीटर हल्का सा माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हुई बॉल की, कितना हो गया, 2.01 मीटर। नाउ द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉल इज 2.01 मीटर। आप देख रहे हो कितना माइन्यूट चेंज है बॉल के डिस्प्लेसमेंट में। तो जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ, हमने क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा रखा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल मैंने बहुत छोटा रखा। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल बहुत छोटा है तो इस केस में अभी यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा बॉल के ऊपर, बॉल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, x + 2, x की वैल्यू है 2.01 + 2, 2.01 + 2 करोगे तो 4.01 न्यूटन। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो फोर्स है, दिस इज 4 न्यूटन एंड दिस इज 4.01 न्यूटन। इस फोर्स में जो चेंजेस आई है, the change in the force, you can say this is 4.01 minus 4 which is equals to 0 almost, actually 0.01 होता है which is approximately equals to 0। मतलब ये जो फोर्स है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, आप ऐसे बोल सकते हो ये जो फोर्स है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उस फोर्स को हम कांस्टेंट बोलेंगे, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जैसे ही फोर्स कांस्टेंट हो गया तो आप वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। आप वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना था, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज dx, वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो therefore the work done जो आपको मिलेगा, the work done is nothing but the force into displacement into cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे होने की वजह से वर्क डन भी तो छोटा होगा। ओके, सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, सी ये जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया ना, अगर इस डायग्राम में देखूं तो ये वर्क डन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का है, दिस इज द वर्क डन। ए से पोजीशन सी, सपोज दिस इज माय पोजीशन सी एंड दिस इज माय पोजीशन ए से सी तक खिसकाने के लिए, ए से सी तक खिसकाने के लिए इस पार्ट के लिए हमने वर्क डन कितना किया, dw। तो ऐसे ही बहुत सारे हमने क्या किया, ये पूरी जो लाइन ऑफ मोशन थी ए से सी तक के लिए, जब बॉडी ए से सी तक दिस एंड ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट थी इसको हमने बहुत छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया, लाइक दिस, ऐसे बहुत छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया। क्यों तोड़ना पड़ा, ताकि फोर्स कांस्टेंट बना रहे। क्यों तोड़ना पड़ा, ताकि फोर्स कांस्टेंट बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट है dx dx dx, इनके करस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना है, dw
DW, 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 इनके करस्पॉन्डिंग हर एक के करस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना है, DW है। तो मुझे अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, इन सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर? तो मतलब अगर मुझे फाइंड आउट करना है द टोटल वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द वर्क डन, मतलब सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सो therefore integration the value of dw is f dx cos theta. Correct? So this is the formula for the work done. So work done is nothing but f cos theta integration of dx. लिमिट्स भी डिसाइड करेंगे। इस बॉल की इनिशियल पोजीशन क्या आती है, xi, और फाइनल पोजीशन क्या है, xf. So I will write down that initial position is xi and the final position is xf. So this is the formula for the work done by the variable force. इस तरीके से हमें ये चीज को समझनी है। So please copy down this. Then we will do the some numericals on it. So here we are with our first numerical. So numerical बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर हम इतनी फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज 6x i कैप प्लस 2y j कैप। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन थी दैट इज 3i कैप प्लस 8j कैप, अब वो पोजीशन को छोड़ के वो अपनी दूसरी पोजीशन पे आ गया, दैट इज 5i कैप एंड माइनस 4j कैप। तो अगर हम इसको ग्राफ में देखने जाए, सो इफ सपोज दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, इनिशियल पोजीशन क्या थी पार्टिकल की, 3,8. So 3,8 comes out to be somewhere over here. Okay, next position is 5, minus 4. 5, minus 4 will comes out somewhere over here. Okay, so this is the initial position of the particle and B is the final position of the particle. तो ये जो पार्टिकल है इसने डिस्प्लेसमेंट कैसे मारती है, लाइक दिस, ए से बी की तरफ। तो ए की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितनी है, 3,8, और बी की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितनी है, 5, माइनस 4. So I will write down that this is my x1, y1 initial position of the particle and this is x2, y2 the final position of the particle. तो कुछ ऐसे हो रहा है, ओके, और उस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, 6x i कैप प्लस 2y j कैप। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वर्क डन। जैसे कि हमें पता है ये वेरिएबल फोर्स है, कैसे मालूम पड़ा, that this force is depend on the x coordinate as well as the y coordinate, means this force is the variable force. Okay, so variable force कैसे निकालेंगे, हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला निकाला, that work done is equals to integration of f cos theta into ds. Correct, ds is the displacement, right? So can we write this equation is f bar dot ds bar? Very simple, f bar dot ds bar, है ना, क्योंकि ds बार इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको cos थीटा आ जाएगा, f ds cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन। करेक्ट, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लास ईयर, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे भी है और y एक्सिस पे भी है। सो x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आई विल राइट डाउन dx i कैप, और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट इज dy j कैप। Correct, so therefore I will write down that work done is equals to integration, what is the value of f bar, the value of f bar is 6x i cap plus 2y j cap, and the displacement we know that it is dx i cap plus dy j cap. तो यहाँ पर हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ i एंड कोएफिशिएंट ऑफ i को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 6x dx प्लस 2y dy, और इनका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। करेक्ट, यहाँ पर हमें x का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर हमें y का इंटीग्रेशन करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं x की लिमिट्स डालूंगा, तो x का इनिशियल लिमिट क्या था, 3 था, और फाइनल लिमिट क्या था, 5. सो इनिशियल वैल्यू इज 3 एंड द फाइनल वैल्यू इज 5 फॉर द x कोऑर्डिनेट, एंड फॉर द y कोऑर्डिनेट व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू इज 8 एंड द फाइनल वैल्यू इज -4. सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट दिस इज 8 एंड दिस इज -4। करेक्ट, ओके, तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, दैट दिस इज 6x² अपॉन 2, है ना, लिमिट्स डाल देंगे, दैट इज 3 to 5, प्लस यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे सो 2y² अपॉन 2, लिमिट्स पुट कर देंगे, दैट इज 8 to -4, लाइक दिस। करेक्ट, सो 2 and 2 गेट कैंसल, 2 1s are 2 3s are, सो यहाँ पर जो वर्क डन है दैट इज 3x का वैल्यू वी विल पुट द 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 8 square. We know that how to solve these limits, upper limit minus lower limit. So therefore I will write down 3, 5 का square comes out to be 25, 3 का square 9, minus 4 का square 16, and 8 का square comes out to be 64. ठीक है, so 25 minus 9 comes out to be 16, 16 3s are 48, है ना,
16 minus 64 comes out to be 48 minus 48 है ना. So 48 minus 48 0 जूल. No work done. Clear? तो इस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. So please copy down, then do the next one. So the next question. The question is a force F is equals to A plus BX x on a particle in x direction where A and B are constant. Find the work done by this force during the displacement from x1 to x2. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 पे जाएगा, मतलब जो पार्टिकल है वो x1 वैल्यू से x2 पे जाएगा. तो हमें फाइंड आउट करना है जब मैंने ये फोर्स उस पार्टिकल पे अप्लाई किया तो वर्क डन कितना हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वेयर A एंड B इज द कांस्टेंट दैट टोल्ड अस इन द क्वेश्चन. ओके, सो देयरफॉर वी नो दैट वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. तो अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एक्स. करेक्ट. यहाँ पर सी क्लास बाय डिफॉल्ट अगर इन्होंने एंगल की वैल्यू नहीं दी है, ओके, मतलब व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे वहां पर थीटा की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे. तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ f इंटू डी एक्स रहेगा. सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लिमिट्स की, तो इसका जो लिमिट्स है वो x1 से x2 तक जाएगा, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है. सो x1 टू x2 द वैल्यू ऑफ फोर्स इज a प्लस बी एक्स डी एक्स. इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो जो लिमिट्स बनेगा वो क्या बनेगा, x1 से x2 का. सो देयरफॉर वर्क डन कम्स आउट टू बी a x2 माइनस x1 प्लस b अपॉन 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. ओके, जिधर मुझे पता है x2 माइनस x1 इंटू a प्लस b अपॉन 2 x2 minus x1 and x2 plus x1 can we write in this way, because we know the formula of a square minus b square, correct, that is a minus b and a plus b. तो यहाँ पर मैं x2 minus x1 को कॉमन ले लूंगा. so inside the bracket a plus b by 2 x1 plus x2. so this is the value we have, correct. so that is the work done we have. so please copy down this, then we'll do the next question. Let's solve the next question. Again very important question. So the question is the displacement of a particle of mass 1 kg on a horizontal smooth surface is a function of time given by x is equals to t cube by 3. Find out the work done by the external agent for the first 1 second. For the time t is equals to 1 second हमें find out करना है कि external agent ने कितना work done किया. So let's try to find out this part. So यहाँ पर जब हम बात करेंगे, class listen carefully, we know that x का वैल्यू कितना दिया है हमें, t cube upon 3 का वैल्यू दिया है. ठीक है. So अगर मुझे velocity find out करना है, so velocity का formula is the rate of change of displacement. So derivative डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, टी क्यूब अपॉन 3, जिसका वैल्यू हो जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 3, 3 एंड 3 गेट कैंसिल, तो ये हो गया टी स्क्वायर. अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, सो एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ मुझे क्या करना है, टी स्क्वायर का निकालना है, दैट इज 2t. करेक्ट. ओके, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. फोर्स को हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन डी टी, मैं डी टी डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई करवा दूंगा. क्लियर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन वैल्यू कम्स आउट टू बी 2t. सो एक्सेलरेशन की जगह हम 2t लिख देंगे. dx by dt, व्हाट इज द dx by dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, जिसका वैल्यू कितना है, t स्क्वायर. सो ये t स्क्वायर हो गया इंटू dt. ठीक है. सो दिस इज द वर्क डन. तो टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन of 2m t square into t comes out to be t cube dt. जो लिमिट्स होगा वो 0 सेकेंड से 1 सेकेंड होगा, क्योंकि हमें टाइम का इंटीग्रेट करना है. तो फ्रॉम 0 टू 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक बोला है, कितना वर्क डन हुआ है वो बताओ. ठीक है. सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 2m इंटीग्रेशन 0 से 1 t क्यूब dt. सो ये हो जाएगा 2m, t क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया t रेज टू 4 अपॉन 4, लिमिट जो बनेगा वो 0 से 1 तक बनेगा. So 2, what is the mass? Mass given to you 1 kg. So 1 t raised to 4 upper limit, 1 raised to 4 upon 4 minus lower limit 0 raised to 4 upon 4. तो ये पार्ट तो 0 हो गया. 1 raised to 4 will be 1 only. So ये जो आंसर आएगा वो 1 by 4 होगा. So it will be 2 into 1 into 1 by 4. So 1s are 2s are, तो ये हो गया 1 upon 2 joule. So therefore work done comes out to be 0.5 joule. So that is your answer. Clear? So please copy down, then we'll do the next one. So let's do the next question. Again we have very interesting question. So the question is like that, a chain of length L and mass M is held on a frictionless table with 1 upon n of its length hanging over the edge. Calculate the work done in pulling the chain slowly on the table against the gravity.
हमें फाइंड आउट करना है कि इस चेन का ये जो हिस्सा जो हैंग्ड है, इसको अगर मुझे इस टेबल के ऊपर लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ा, ये चीज हमें पता करना है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सपोज यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है चेन का, ठीक है, मुझे इस पूरे चेन को इस टेबल के ऊपर चढ़ाना है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी है, L/N की डिस्प्लेसमेंट होनी है। कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी है, L/N ना। इस ये जो हिस्सा है इसको ऊपर तक आना है, तो ऑब्वियसली इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, L/N। तो अभी मान के चलते हैं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेबल से कितनी है, y है, मान के चलो, क्योंकि इसकी जो ये y डिस्प्लेसमेंट है ये कंटिन्यूसली वेरिएबल होगा, चेंज होते जाएगा, है ना, जैसे जैसे ये ऊपर आएगा y का वैल्यू छोटे होते जाएगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्लास ध्यान से देखना, इस जो ये जो लास्ट पार्ट है इसका जो लेंथ ले लिया मैंने, लेट्स से दिस लेंथ इज dy, अ वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है। और इसका जो मास होगा, द मास इज dm, मास कितना होगा इसका, dm। ओके, अभी यहाँ पर एज वी नो दैट, सबसे पहले इस पूरे चेन का जो मास है वो कैपिटल M है, दिस इज द मास ऑफ द चेन, मास ऑफ द चेन, ठीक है। एंड L इज द लेंथ ऑफ द चेन, L क्या है, उस चेन की लेंथ है, टोटल लेंथ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दैट लैम्बडा, लैम्बडा मैंने क्या ले लिया, इट इज अ मास पर यूनिट लेंथ, क्या है ये, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ चेन, ठीक है। सो therefore I will write down that lambda is equals to mass upon length, और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका मास कितना है, dm, और उसकी लेंथ कितनी है, dy। so I'll write down dm upon dy। so therefore dm का जो वैल्यू मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है, m upon l dy। so this is the mass, करेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज dmg, जो कि उसका वेट हो गया, है ना। तो अगर मैं बात करूं dmg, ये एक फोर्स लग रहा है इसके चेन के ऊपर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dmg, द वैल्यू ऑफ dmg इज m dy अपॉन l, ये dm का वैल्यू है इनटू द वैल्यू ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। अभी अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द चेन। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने ले लिया, दिस इज माई फोर्स, और ये चेन को डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, y डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, सो y से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर ये जो हो जाएगा mg अपॉन l dy, करेक्ट। सो टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, mgy dy अपॉन l, उसका इंटीग्रेशन करना है, y की जो लिमिट्स होगी वो क्या होगी, सी ईयर क्लास, यहाँ पर y की जो लिमिट्स होगी, इनिशियल लिमिट क्या क्या थी इसकी, L/N, है ना, और ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर आ जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। y इज वॉट, y इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द टेबल, टेबल की इस पॉइंट से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसे कि इनिशियली ये जो पार्टिकल है यहाँ पर था, तो उस वक्त y की वैल्यू L/N के बराबर थी, लेकिन फाइनली ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है। सो ये कितना हो गया, इट इज mg अपॉन l, y का इंटीग्रेशन करोगे तो y² अपॉन 2 आ जाएगा, लिमिट्स जो डालोगे l अपॉन n कॉमा 0, लाइक दिस, ठीक है। एंड क्लास वन मोर थिंग, यहाँ पर आप देखोगे वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा आपका, सो वर्क डन इज नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -mg/l, आप अपर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालोगे तो L² अपॉन n² इंटू 2, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो गया mg/l इंटू L² अपॉन 2n², सो l एंड l गेट कैंसल, तो ये मिला mg/l अपॉन 2n², सो दैट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ओके, सो आई होप आपको ये पार्ट समझा है। सो विद दिस वी विल एंड अवर लेक्चर। सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।